नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट के इस एपिसोड में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और आज बात करना है वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस के सांसद रहे, वैसे राजीव गांधी की टीम में रहे कुमार केतकर, जो कि हमारे मुंबई के अखबारों के संपादक भी रहे, मराठी अखबारों के संपादक रहे, इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़े रहे, लोक सत्ता के संपादक रहे, महाराष्ट्र टाइम्स के संपादक रहे। तो कुमार केतकर ऐसी हस्ती है जिसने अब तक के यानी काफी दशकों से अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कवर किया है। और आज यानी कि वैसे तो बुधवार को उन्होंने एक धमाका किया। उनका यह कहना था कि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां सीआईए और मोसाद ने 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की साजिश रची थी। संविधान दिवस पर वो बात कर रहे थे और उन्होंने इसके बारे में काफी लंबी चौड़ी बात करी है। वैसे हमारे साथ अजय जी जुड़े हैं। अजय जी तो डीप स्टेट की बात करते हैं, सीआईए की साजिशों की बात करते हैं, कैसे सरकारें बदली जाती हैं, कैसे आंदोलन चलाए जाते हैं, आंदोलन में सीआईए के एजेंट कैसे नेतृत्व करते हैं। ये सब बातें हमारे दर्शकों ने अजय जी के मुंह से सुनी है। और आज ये बात जब कुमार केतकर भी कह रहे हैं तो हमने सोचा कि अजय जी से ही बात करें और अजय जी से ही इस पर टिप्पणी लेवें, एनालिसिस उनका सुने। अजय जी, ये क्या कुमार केतकर की जो बात है उसमें कितना तथ्य आप देखते हैं? क्योंकि कुमार ने जैसे ही बात करी है ये एकदम भाजपा वाले टूट पड़े हैं और वो स्वाभाविक भी है। इसलिए हम आपसे सीधा इस पर बात करना चाहेंगे, आपका विश्लेषण जो है वो जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये तो मालूम है कि भारत में जो जो आंदोलन हुए उसके पीछे कैसे अमेरिकी सीआईए की साजिश थी, ये तो आपके मुंह से ही हमने सुना है और उसके आप अधिकृत रूप से वो बताते रहे हैं और लोग न माने। हम भी चौंक गए थे जब आपने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बारे में भी बात करी। तो सीआईए के वेबसाइट पर उनका जो एक उनका संस्थान है, उसकी भारत की जो उनकी ब्रांच है, उसके अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण रहे। ये जब आपने बताया तो हमें जरा धक्का भी लगा था, मगर आप कभी तथ्यों को छोड़कर बात नहीं करते हैं, इसलिए हम आज आपसे ये सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी आपसे सुनना चाहेंगे कि वास्तव में कुमार ने जो बात कही है उसमें कितना तथ्य है। अजय जी। नमस्कार देसाई साहब, आपको और सभी दर्शकों को। चूंकि यहाँ पर हवा इतनी जहरीली है आजकल, चंडीगढ़ जिसमें कभी नहीं होती थी, सोचते भी नहीं थे, तो आज निश्चित रूप से बड़ा तकलीफ दे है। और उसमें मुझे लगातार जो है दिल्ली से ही हुआ था, दिल्ली से इन्फेक्शन हुआ था और वो लगातार अभी बरकरार है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ में हूं, लेकिन फिर भी आपके साथ बात करता हूं। सबसे जो बड़ी अहम बात है जो केतकर साहब ने आज कही, यह बात मैं लंबे समय से कहता आ रहा हूं और इसको आधारहीन तरीके से मैंने नहीं कहा है। मैंने इसके तमाम तथ्य बताए हैं। इतिहास बताऊं उसके पहले मैं 2014 का ही पहले बता देता हूं, फिर आगे जाता हूं जी। आप देखिए, 2014 का इलेक्शन के पहले 2009 तक 8 तक कहिए, बिल्कुल शानदार सरकार चल रही थी। 2008 में वैश्विक मंदी आई थी, आपको याद होगा।
और उस मंदी के दौर में देश के ही नहीं, दुनिया के तमाम लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत हल्का सा प्रभाव था। जो सारा प्रभाव था वो यूरोपियन कंट्रीज पे था, अमेरिका पे था। अमेरिका में यह स्थिति हो गई थी, बड़े सारे लोग नौकरियों से अलग हो गए थे। मुझे आज भी याद है, ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक मित्र अपना व्यवसाय करता था, वो अपना पूरा व्यवसाय बंद करके इंडिया वापस आ गया। और आज की डेट में वो चूंकि अयोध्या के जो पहले एमएलए थे और सेकेंड एमपी थे, उसी के ग्रैंडफादर थे, तो अब उन्हीं की अपनी पुश्तैनी जमीन पे कुछ काम कर रहा है। तो मैं ये इसलिए उदाहरण बता रहा हूं कि इस तरह से तमाम सारे लोग प्रभावित हुए थे। अपने देश में आके उसे फिर भी रोजगार मिला, किसी तरह वो खड़ा हुआ, वहां खत्म हो गया था, उसका सारा पैसा डूब गया था। जब मैं ये बता रहा हूं तब जॉर्ज बुश के साथ में हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें एक ऑफर किया था, कहा था कोई चिंता की बात नहीं है, हम बहुत तो नहीं लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि आपकी कंट्री के हम तमाम सारे लोगों को रोजगार देने की स्थिति में हैं इंडिया में, आप भेजिए, हम यहां दे देंगे। अब आप सोचिए, कहां हमारे यहां के लोग नौकरी करने अमेरिका जाते हैं। उन्होंने यह तक कह दिया था उस बुरे दौर में, और अमेरिका को कहा था आप संभलिए, हम आपकी मदद करेंगे। और यही वजह थी कि जॉर्ज बुश ने किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना गुरु कहा था हम इनसे सीखते हैं, सार्वजनिक मंच पर उसने कहा था। और जब एचटी का ही, हिंदुस्तान टाइम्स का एक प्रोग्राम हो रहा था दिल्ली में और उसमें वो आए थे, तब उनसे कहा गया कि मोदी और उसकी बात हुई, तो उन्होंने कहा मैं, मोदी अच्छे दोस्त हैं लेकिन मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, उनसे वो करता हूं। तो आप इससे समझ लीजिए यह स्थिति थी। भारत जब इस स्थिति में था तो आखिर क्या वजह हुई? तब आपको याद आएगा कि 2009 में इस देश की जनता ने बड़ा अच्छा मैंडेट दिया था कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस खड़ी होने लगी थी, तमाम राज्यों में मजबूत होने लगी थी। और कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का डूब जाना। कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब है तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का कमजोर हो जाना, क्योंकि वो सभी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को ही काट के तोड़ के बनी है। जितनी पार्टियां हैं क्षेत्र जी, सबका इतिहास यही है। तो ऐसी स्थिति में सबको खतरा हो गया, सब एक होके खड़े हो गए, यह हालत थी। और फिर फोर्ड फाउंडेशन, अमेरिका की CIA से संचालित तमाम सारी डीप स्टेट की जो कंपनियां हैं, उनके जरिए कैसे भारत में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को पैसा दिया गया, कैसे पैसा दिया गया, जो कि RSS का है। जी हाँ। मैं यही कह रहा हूं, RSS की संस्थाओं को पैसा दिया गया, तमाम तथाकथित सिविल सोसाइटीज जो हैं उनको पैसा दिया गया, चाहे किरण बेदी की पार्टी जो सोसाइटी थी, या कहिए अरविंद केजरीवाल की सोसाइटी थी, अन्ना की फंडिंग हुई, सब कुछ हुआ। और इसके बाद आप देखिए, वो अन्ना जो एक सेना में ड्राइवर की नौकरी पर था, उसके साथ इतना पैसा, इतने लोग ऐसे जुड़ गए, पता नहीं अन्ना कहां से कौन सा बड़ा महान व्यक्तित्व है, क्या करके है, सेना से भगाया गया था। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई बहादुरी का युद्ध लड़ा हो। वो स्थिति वाले व्यक्ति को हीरो बना के खड़ा किया गया। और क्या किया गया आप देखिए, कैसे न्यूज़पेपर्स को फंडिंग हो रही थी और क्या हो रहा था, ये इसके उदाहरण ये देखिए। इंडियन एक्सप्रेस में
ये खबर छपती है, आप नंबर पढ़िए, नंबर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इतना बड़ा घोटाला बताया गया था। ये देखिए आप, इसके बाद आइए, ये देखिए, कॉमनवेल्थ को लेके इतना बड़ा घोटाला बताया गया था। सोनिया जी की फोटो लगा के, कनमाणी की फोटो लगा के, ये करके, ये देखिए, ये देखिए, मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की फोटो लगा के कैसे करप्शन और कोल ब्लॉक और ये सब बताया गया था। आप याद करिए, राहुल गांधी को किस तरीके से, यही अर्णव गोस्वामी किस तरह से वो कर रहा था। इंटरव्यू सुन लीजिए, वो टीवी का इंटरव्यू, आप समझ जाएंगे। अब आप ये बताइए, इतने सब कुछ हुए, आप इनमें गिनना शुरू कीजिए। कॉमनवेल्थ मामले में नरेंद्र मोदी सरकार में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, एक सिंगल सबूत नहीं है कि कॉमनवेल्थ में कोई घोटाला हुआ है। और यही नहीं, आज जिनको राजा को जेल भेजा गया, कांग्रेस की सरकार ने, अपनी सरकार ने भेज दिया था, कलमाड़ी को भेजा ईमानदारी गया। जी उनकी जो है डीएमके के लीडर की बहन कलमुजी को भेजा गया। मैं ये, जी कलमोड़ी को, तो मैं ये कह रहा हूं, इतना सब कुछ कांग्रेस ने किया कि चलिए आरोप लगाए तो एफआईआर भी दर्ज करेंगे, जांच भी करेंगे। और आप ये सोचिए, सब में निकल के क्या आता है, एक पैसे का, एक नए पैसे की कोई धांधली नहीं थी, कोई घपला नहीं था, कोई गड़बड़ी नहीं थी। ये सारे आरोप किसने लगाए? एक वो शख्स, नहीं, इसके पहले कैग में आया था। हाँ, कैग में जो व्यक्ति ये आरोप लेके आया था, उसका नाम था विनोद राय। ये विनोद राय जो आरएसएस फैमिली से होता था, जिसका फॉरेन कनेक्शन भी था, और जिसने ब्रिटेन में जाके कहा था कि भारत के अंदर ये क्षमता खत्म हो चुकी है भ्रष्टाचार से लड़ने की, उस आदमी ने कहा। और बाद में उसी आदमी ने कोर्ट में माफी मांगी और यह कहा कि हमने तो एक सिर्फ ऐसे अनुमान बताया था। 2G वाला, जी, कोयला घोटाला का। जी। तो अब आप सोचिए, इस तरह से आप कह रहे हैं, मैं तो नंबर नहीं पढ़ पा रहा हूं कि इतना बड़ा आप घोटाला कह रहे हैं। यह कहा जाता है लॉस टू द नेशन, इंडियन एक्सप्रेस छापता है, कोई अखबार इसकी पड़ताल नहीं करता है कि क्या सच्चाई है। ये वैसे ही था जैसे जो है बोफोर्स तोप का आरोप लगाया गया था, सेम वही स्थिति। टीएन चतुर्वेदी थे जो कि भाजपा के सांसद हुए। जी, वही मैं कह रहा हूं, सबके कनेक्शन बीजेपी से। अब इस विनोद राय का ही बताता हूं, इस विनोद राय का यह कनेक्शन कि नरेंद्र मोदी ने उसे कितने कितने उपहार दिए हैं, आप उसका गूगल पे ही उसका बायोडाटा चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक दूसरा नाम था नृपेंद्र मिश्रा, जो उस समय ट्राई का चेयरमैन था, उसने इसमें साथ दिया था। वो आजकल राम मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बना हुआ है, जहां घोटाला किया गया है, जमीन से लेके पैसे से लेके सारी चीजें। और छोड़िए, वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला उनका कोई रिटायर्ड व्यक्ति प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनता है तो नृपेंद्र मिश्रा बनते हैं। अब आप समझ लीजिए, यानी कितना घनिष्ठ संबंध है, यह देख लीजिए। विनोद राय को बीसीसीआई का चेयरमैन तक लगाया और क्या नहीं दिया। चलिए अब आता हूं दूसरा, इसमें सब बरी हुए, कोर्ट ने कहा कुछ नहीं। दूसरा कॉमनवेल्थ, अभी गूगल कर लीजिए, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने कोर्ट के अंदर यह माना कि हां कॉमनवेल्थ में कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। ये अब आप सोच लीजिए,
शीला दीक्षित को बदनाम किया गया उसमें भी। शीला दीक्षित को बदनाम किया गया, सोनिया जी को बदनाम किया गया, कलमानी जेल में रहे, सब कुछ हुआ और उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग, 1 रुपए का घोटाला नहीं। अब आप बताइए, 1 रुपए का घोटाला नहीं आया। और जो उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी था जिस पर ये सारे आरोप थे, उसे नरेंद्र मोदी ने प्रमोट करके दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी लगाया, के शर्मा। उसके बाद में जब वहां पर क्या जम्मू कश्मीर में वहां के राज्यपाल का उन्हें सलाहकार लगाया, जब वहां राष्ट्रपति शासन शुरू किया गया, राज्यपाल का शासन। और उसके बाद में उन्हें वहां इलेक्शन कमीशन का जो है चेयरमैन लगाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। अब मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूं, जो व्यक्ति जिसके हाथ से ये तथाकथित घोटाले की बात हो रही थी, यानी सब इनका प्रायोजित था, ये इसके सबूत हैं। इसके बाद आइए, आज इत्तेफाक से जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो मेरे अपने गृह जनपद कानपुर के सांसद हुआ करते थे। कानपुर का एक इतिहास है कि पहला सांसद तो कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ, उसके बाद से फिर बनर्जी साहब होते थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, वो लंबे समय तक दादा रहे। दादा के बाद में फिर एक बार जनसंघ के शासनकाल में वो रहा, फिर कांग्रेस के रहे एक बार, फिर उसके बाद में आकर के भाजपा का ही हो गया, और भाजपा के बाद में फिर जो है जीत करके 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे, 1999 से लेके 2009 तक, मतलब 14 तक उनका कार्यकाल था। तो वो श्री प्रकाश जायसवाल, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिस समय ये घोटाले का आरोप, कोल स्कैम का आरोप लगा, वो कोयला मंत्री नहीं थे, उसके बाद उन्हें कोयला मंत्री बनाया गया था। और जब उन्हें कोयला मंत्री बनाया गया, उनसे सवाल हो रहे थे, उन पर आरोप लग रहे थे। अब आप देखिए, जो व्यक्ति उस समय था ही नहीं, उन्होंने हर चीज के जवाब दिए और कहा हम ओपन डिबेट को तैयार हैं, आइए डिबेट कर लीजिए। कभी किसी ने नहीं की, और स्थिति ये हुई, कोर्ट से लेके सब जगह साबित हुआ कि कहीं कोई कोयला का घोटाला नहीं हुआ था, कोल ब्लॉक अलॉटमेंट का घोटाला कहीं नहीं हुआ था। उन विचारों के चुनाव में 2014 में उन्हें कोयला चोर कह के कानपुर में बदनाम किया गया, मुरली मनोहर जोशी को उनके खिलाफ लाया गया, वो चुनाव हार गए। आज वो इस दुनिया में नहीं है। इस दंश को लेके वो जिए कि उनके ऊपर साफ सुथरी, जो व्यक्ति कानपुर का मेयर रहा, सब कुछ रहा, पूरा कानपुर उन्हें जानता था। आपको बताएं, कानपुर में जायसवाल कम्युनिटी बहुत इतनी छोटी, 1% भी नहीं, बावजूद इसके आप सोचिए, वो जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के इतना लोकप्रिय था। उस आदमी पर दाग लगाया और वो चुनाव हारा, जो कानपुर के लिए हर जगह समर्पित होता था। और उसमें मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति और सोनिया गांधी पे आरोप लग रहा था, और कहा जा रहा था 1,86,000 करोड़ का घोटाला है। देखिए, ये प्रचार है बीजेपी के। ये सारे किसके पैसे से हो रहे थे? इसमें किसी पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा था। ये आप देखिए, सोर्स कौन है? व्हाइट पेपर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब आप सोच लीजिए, तो इस तरह के आरोप लगा करके और उन्हें बदनाम किया गया, सबको किया गया और कहा गया ये वो दुनियादारी। एक मामले में आज तक नहीं आया कि कहीं पर भी वो सरकार करप्ट थी। नहीं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी साजिश कहीं और से बनी, जो कुमार कह रहा है, आप अब कह मैं रहे हैं बता पहले रहा से। हूं सर, वो भी बता रहा हूं। आपको याद होगा, एक परमाणु समझौते का वो हुआ था, सरकार गिरती गिरती भी बची थी।
उसमें भारत ने अमेरिका से पहली बार किसी के लिए शर्तें नहीं बदली थी, भारत के लिए शर्तें बदलनी पड़ी थी। भारत के लोग गुलाम ना हो जाएं, उसकी व्यवस्था की थी कांग्रेस सरकार ने। तब अमेरिका को खला और इजराइल को खला, क्योंकि इजराइल ये नहीं चाहता था। भारत ने अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया, भारत ने चीन के आगे सरेंडर नहीं किया, भारत ने खुद को एक ताकत दिखाया। इन्हें लगा यदि ये कांग्रेसी रहेंगे तो हमारा काम तो नहीं हो पाएगा, हमें तो ऐसी इकोनॉमी, ऐसी व्यवस्था चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री हमारे आगे झुका हुआ रहे या इतना कमजोर रहे कि हम अपने ढंग से नचाएं और जो चाहे करें। तो इसलिए मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार गिरवाना जरूरी था। तो उसकी साजिश कैसे रची गई वह बताता हूं। इसके लिए बाकायदे फंडिंग हुई, टेरर फंडिंग हुई और तमाम तरह की फंडिंग करके इस देश के अंदर तमाम सारे ब्लास्ट कराए गए, तमाम वो किए गए। और उसका सबूत है आपके मुंबई में जो होटल में ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो दो की पर्सन्स हैं, हेडली और राणा, वो दोनों अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के, देख लीजिए। इसके बाद में आप एक तीसरा नाम देखिए, जो जिस व्यक्ति के मामले में नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है उस फाइल में, छोटे छोटे बच्चों के यौन शोषण के मामले की में, वो जो शख्स था वो मोसाद के लिए काम करता था, सबको पता है। अब आप मोसाद का कनेक्शन देखिए, मोसाद का कनेक्शन उससे, उसका कनेक्शन मोदी ऑन बोर्ड। ओके, तो अब ये कनेक्शन इधर आप देखिए, सीआईए इस तरह से करके इधर करवा रही है फंडिंग और सब करा के सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में करा रही है। लोकपाल से लेके सब चिल्लाया जा रहा था। आज बताइए, नरेंद्र मोदी की सरकार आज 12 साल हो रहे हैं और इसके बाद कौन सा लोकपाल, कौन सा सुप्रीम कोर्ट, कौन सा चुनाव आयोग, कौन सा क्या, कहां पवित्रता रह गई। आज यह हालत है, भारत गुलाम की तरह से खड़ा है। आज भारत में भारत का वित्त मंत्री जो शब्द कहता है वह शब्द हम सबको समझ लेना चाहिए। वह एक शब्द कहता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका का नेतृत्व, अब अमेरिका दुनिया का नेतृत्व जो है वो उस तरह से नहीं कर रहा है, यानी वो अमेरिका के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। पंडित नेहरू ने यही कहते हुए एंग्लो अमेरिकन जो एसोसिएशन थी कंट्रीज की, उसमें शामिल होने से मना कर दिया था जी कि हम सोवेरियन स्टेट हैं और ऐसी स्थिति में हम ये नहीं करेंगे। लेकिन हमारा विदेश मंत्री आज ये कहता है, विदेश मंत्री कहता है चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे बात कर सकते हैं। अब आप इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि ये सारी साजिश कैसे रची गई। ये पूरी तरीके से उसकी प्लान साजिश थी और उसी का नतीजा है कि आज भारत में झूठी जीडीपी है, झूठी प्रोग्रेस है, झूठे तमाम आंकड़े हैं और यह बात आईएमएफ ने प्रमाणित कर दी अब तो। जी, यानी सारा खेल कैसे रचा गया, क्यों नरेंद्र मोदी इजराइल के आगे झुक गए, क्यों नरेंद्र मोदी अमेरिका के आगे झुक गए, क्यों चाइना के आगे झुक गए। मुझे एक बार दिखा दीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह झुके हों, एक बार दिखा दीजिए कि राजीव गांधी झुके हों, एक बार दिखा दीजिए कि इंदिरा गांधी झुकी हुई हो, लाल बहादुर शास्त्री झुके हों या पंडित नेहरू झुके हों। किसी को नहीं दिखा सकते। तो जब यह स्थिति है तो अब आप समझ लीजिए, और यह इतिहास आज से नहीं है, जब से भारत आजाद हुआ था ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हीं के इशारे पर चलने वाली सरकार बने। जैसा मैंने बताया, नेहरू जी ने 1949 में मना कर दिया था, तभी से ये सक्रिय हुए और 1950 में जो इन्होंने कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम बनाई, उसका इंडिया चैप्टर का हेड जयप्रकाश नारायण को बनाया और जयप्रकाश नारायण 28 साल उसका अध्यक्ष रहा और उसने
और लोहिया ने एक शब्द कहा था, मैं कांग्रेस को हराने के लिए शैतान से हाथ मिला सकता हूं, और उन्होंने शैतान से हाथ मिलाया। और उसके बाद में जो क्रम शुरू हुआ इंदिरा जी के समय से, वो लगातार चलता रहा। वो पंडित नेहरू के ही समय से शुरू हो गया। जब हमने हाथ डालना शुरू किया था और भारत का नया नक्शा पंडित नेहरू ने बना दिया था, वहीं से शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को भी दो टुकड़े किया, सिक्किम को भी चीन से छीन के भारत में मिला लिया, और उसके बाद में इंदिरा जी ने ही नेफा का नाम अरुणाचल किया था, और फिर राजीव गांधी ने ही उस अरुणाचल को राज्य बना दिया था। इंदिरा गांधी ने यूनियन टेरिटरी कहा था। तो अब आप सोचिए, ये सारे काम कर दिए, परमाणु विस्फोट करके इंदिरा जी ने भारत को परमाणु संपन्न बना दिया। तो वही CIA, मोसाद और ये सब मिल करके जिस तरह से लगे, जयप्रकाश नारायण के साथ मिलके एक बना दिया गया कि यार पता नहीं क्या समग्र क्रांति, जाने क्या हो गया। और इस तरह से सरकार को बदनाम किया गया कि आज तक इंदिरा गांधी को मजबूरन कानून के तहत, संविधान के तहत इमरजेंसी लगा के देश को बचाना पड़ा। नहीं करती तो देश कई टुकड़ों में हो जाता। देश को तो उन्होंने बचा लिया, अपनी जान नहीं बचा पाई। सही। और सही। उनका आखिरी जो लेटर है, उस लेटर में इंदिरा गांधी ने लिखा है कि मुझे पता है मुझे मारने की साजिश बना ली गई है। इंदिरा जी ने रिटर्न में भी लिखा है, आर्काइव पे मौजूद है वो लेटर। अब आप सोचिए, ये स्थितियां हैं। जब ये स्थितियां हो तो आपको और हमको सोचना पड़ेगा। राजीव गांधी के खिलाफ जब राजीव गांधी स्ट्रांग हुए, राष्ट्रपति रीगन उनके ऊपर छाता लेके चलने को मजबूर हुए, तब राजीव गांधी की सरकार गिराने की साजिश रची गई कि नहीं, ये तो बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री हो गया है, अब हम कैसे करेंगे। तो देश को तोड़ने के लिए धार्मिक, जातीय, दोनों तरह से हमले किए गए। एक तरफ मंडल, एक तरफ कमंडल, और इस देश को बर्बाद कर दिया गया। उसी बर्बादी में मैं एक चीज जान लीजिए, भाजपा भले न जीत पाए, लेकिन वो ये चाहती है कि वहां कांग्रेस की सरकार न बने, वो TMC की सरकार बन जाए, वो किसी और की सरकार बन जाए, कांग्रेस की नहीं बननी चाहिए। और बाद में वो दूसरों की जब बनती है तो वो धीरे से वहां घुस के कब्जा कर ही लेती है, क्योंकि कांग्रेस से उसको सीधे लड़ाई लड़ना बड़ा महंगा पड़ जाता है। यह वजह है कि वो ये पूरी साजिश रची गई, और इसलिए कांग्रेस को गिराने के लिए ये सारे सहारे लिए गए। और आज उनमें से तमाम सिविल सोसाइटी के लोग राहुल जी के पास आते हैं और उस सच को बताते भी हैं जी। इसीलिए अब वो समझ चुके हैं, तो वो राहुल जी के साथ भी खड़े होते हैं। यह सच है जी। अजय जी, आपने तो विस्फोटक जानकारी दी, और पहले भी आप बताते रहे हैं कि ये मोसाद और CIA का और डीप स्टेट का क्या खेल है भारत को खत्म करने के लिए, भारत को झुकाने के लिए, मगर भारत झुकता नहीं। सर इसमें एक चीज और कोट कर दूं। जब भारत आजाद हुआ तो विंस्टन चर्चिल ने अपनी संसद में कहा था कि भारत में इस तरह के भूसा किस्म के मक्कार नेता होंगे जिनकी मुंह जवान तो भले मीठी हो, लेकिन अंदर कालापन होगा, और इस तरह के होंगे कि वो अपनी सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इतना लड़ेंगे कि यहां हवा पानी बिकेगा, और यह देश एक समय में टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा, जातियों और धर्म पे लड़ेगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आज वो दिखाई दे रहा है, वही करने की मंशा है। कांग्रेस उसमें बाधक थी, इसलिए सब कुछ हुआ। विंस्टन चर्चिल सेना में जब थे तो भारत का काफी अध्ययन उन्होंने किया था, क्योंकि उनका पोस्टिंग इंडिया में था, और जब प्राइम मिनिस्टर बने तो स्वाभाविक रूप से उनकी दीर्घदृष्टि थी, इसलिए वो ये कह पाए। और ये हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये देश का दुर्भाग्य है कि अपने ही गद्दार लोग इस प्रकार से विदेशी ताकतों से मिलकर
सत्ता हथियाने के लिए कार्यरत रहते हैं। आपने आज सबकी आंखें खोल दी है। मेरे ख्याल से तथ्यों के साथ आप बात करते हैं और इन तथ्यों के आधार पर देश के जनता की आंखें खुलनी चाहिए और आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे हों, लोकतंत्र के लिए अच्छे हों, संविधान बचता रहे, ये भी हम चाहते हैं, वरना यहाँ पर क्योस हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।